हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट जो कि है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो आज की क्लास होने वाली है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में कवर करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे और क्या एलिमेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, और साथ ही साथ इसके नेचर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और हम आज की वीडियो में इस सारा कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वीडियोस जो हैं जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सब कवर करने वाले हैं। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टाइटल है नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम नेचर को तो कवर कर ही लेंगे, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन को भी और एलिमेंट्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो द स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड विद द परचेज एंड सेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और रिटर्न ऑन देम। भाई ये जो इन्वेस्टमेंट की स्टडी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये किससे रिलेटेड है? ये परचेज और सेल से रिलेटेड है, अलग अलग टाइप की असेट्स की जो हम परचेज करते हैं, जो हम सेल करते हैं, ताकि हमें कुछ इनकम हो, ताकि हमें कुछ रिटर्न हो, उसके बदले रिटर्न प्राप्त हो, राइट। इन्वेस्टिंग इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि पीपल्स, लोगों को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड, मतलब है ना। तो बेसिकली अ पर्सन हु हैज़ मोर मनी, एक पर्सन जिसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी भी क्यों ना हो या फिर ज़्यादा मनी है, उसकी ज़रूरतों से थोड़ी ज़्यादा मनी है, फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, कैन बी सेड टू बी अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। मतलब उसको आप क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल इन्वेस्टर बोल सकते हो। अगर आपके पास भी आपकी ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसा ही क्यों ना हो, तो आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हो। पोटेंशियल का मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है मनी को इन्वेस्ट करने की। इट मीन्स यू आर अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। लेकिन आपके पास आपकी ज़रूरत जितना ही पैसा है तो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर नहीं होंगे, राइट। तो द इन्वेस्टर हु हैज़ एक्स्ट्रा मनी कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ और इन अदर एसेट्स लाइक गोल्ड एंड रियल एस्टेट, और ही कुड सिंपली डिपॉजिट इन हिज बैंक अकाउंट। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में ही क्यों ना पैसा जमा करा रहे हो, वो भी आपकी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि बैंक आपको क्या दे रहा है, उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। तो यानी कि आपको कुछ तो इनकम हो ही रही है। और बेसिकली जिसके पास, एक इन्वेस्टर के पास अगर एक्स्ट्रा मनी है तो वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, लाइक हमारे शेयर्स, इक्विटी शेयर, डिवेंचर वगैरह, इनमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। और अदर एसेट्स हमारी हो गई जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनीज दैट हैव एक्स्ट्रा इनकम में इन्वेस्ट देयर मनी टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फर्म्स और अंडरटेक न्यू वेंचर। अब कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं ना जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम आती है, वो क्या कर सकती हैं, उस इनकम को, उस मनी को क्या कर सकती है, अपनी फर्म को आगे एक्सपेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकती है। क्योंकि जितना ज़्यादा उनका बिजनेस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा वो एक्सपैंड होंगे उनका बिजनेस, और या फिर वो एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकती है ना। और ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन अ ब्रॉडर सेंस, ये सभी एक्टिविटीज़ मीन इन्वेस्टमेंट। इनको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? अपना कुछ लगाना जिसकी वजह से हमें कुछ रिटर्न हो, हमें कुछ इनकम हो। इन्वेस्टर शुड मेक लॉजिकल डिसीजन अबाउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर है उसको लॉजिकल डिसीजन लेने चाहिए, जो भी हमारे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके बीच में। मतलब भाई हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, है तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, रिटर्न चाहिए, हमें इनकम कमानी है, मतलब इनकम चाहिए। तो एक लॉजिकल डिसीजन एक इन्वेस्टर को लेना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। आप अपने फंड्स को काम पर लगा रहे हो,
आप अपने फंड्स को काम पर लगा रहे हो। किस लिए लगा रहे हो? विद द एम ऑफ अचीविंग एडिशनल इनकम, क्योंकि आपको एडिशनल इनकम चाहिए। और कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? आपकी पूंजी में बढ़त होना, एप्रिशिएट होना, बढ़ना, इंक्रीज आना, इंक्रीमेंट होना। इन दी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रेजेंट कंजम्पशन होता है उसको आप सेक्रीफाइस करते हो। क्योंकि आज आपके पास पैसा है, आप उसको खर्च भी कर सकते हो ना, लेकिन आप नहीं करते हो। आप उस खर्चे को सेक्रीफाइस करके आप इन्वेस्ट करते हो। आप ये सोचते हो कि हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, है ना। तो द अमाउंट दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन सर्टेन बट द रिटर्न इन द फ्यूचर में बी अनसर्टेन। अब देखो भाई, आपकी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो निश्चित है कि हाँ मुझे, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट हो गई ना। लेकिन उस पर रिटर्न कितना मिलेगा ये अनसर्टेन है, ये डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर अ कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मीन्स अ मॉनेटरी कमिटमेंट। एक मॉनेटरी कमिटमेंट है। ए पर्सनस कमिटमेंट टू बाय अ फ्लैट और अ हाउस फॉर हिज पर्सनल यूज़ मे बी एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। एक पर्सन अगर एक फ्लैट खरीदना चाहता है या एक घर खरीदना चाहता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। दिस हाउएवर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट डजंट यील्ड एनी फाइनेंशियल रिटर्न। लेकिन इसको आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि आपको यहाँ से कोई भी फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप उसी घर को रेंट पर किसी को दे देते हो तो आपको क्या है, कुछ इनकम होती है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, राइट। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए वही घर खरीद रहे हो तो वो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट एडिशन है। नेशंस कैपिटल स्टॉक दैट कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, राइट, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो अ नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, अ नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब है, एन इंक्रीज इन बिल्डिंग्स में इंक्रीज होना, इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्रीज में बढ़ना उनका, है ना। तो दीज कैपिटल स्टॉक्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। आप इन्हीं कैपिटल स्टॉक को यूज़ करते हो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए उनको, है ना। एक गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एलोकेशन ऑफ मनी है टू असेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड सम गेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप असेट पे पैसा लगा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हमें फ्यूचर में इससे फ़ायदा होगा, कुछ गेन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब टाइम के साथ मतलब ये कुछ भी टाइम हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बात कर लेते हैं अब इसके डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू एफ एमलिंग जी हमसे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट मे बी डिफाइंड एज द परचेज बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक परचेज की तरह। आपने कुछ खरीदा, एक इंडिविजुअल के द्वारा कुछ खरीदा गया, या फिर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑफ अ फाइनेंशियल और रियल एसेट दैट प्रोड्यूस अ रिटर्न प्रोपोर्शनल टू द रिस्क अज्यूम्ड ओवर सम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पीरियड। कहने का ये मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी हैं फाइनेंशियल और रियल एसेट के, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिटर्न प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिस्क। क्योंकि आप जानते हो रिस्क तो होता ही है ना। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप अपना कहीं भी आप पैसा लगाते हो, वहाँ रिस्क तो है ही है। और ये क्या है, अज्यूम्ड ओवर, मतलब आप कुछ अज्यूम करके चल रहे हो कि हाँ मुझे इतना रिटर्न तो मिलेगा फ्यूचर में, है ना, इस पीरियड के बाद। दूसरी हम डेफिनेशन देख लेते हैं फिशर और जॉर्डन के अकॉर्डिंग। एन इन्वेस्टमेंट इज़ अ कमिटमेंट ऑफ फंड्स। एक क्या है, फंड का कमिटमेंट है कि आप अपना फंड यहाँ दे रहे हो, एक कमिटमेंट किया है आपने, इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। अब कोई भी इन्वेस्टर होगा वो पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न ही चाहेगा ना, नेगेटिव तो नहीं चाहेगा। वो ये तो नहीं चाहेगा ना मेरी कैपिटल डेप्रिशिएट हो, जो भी मैंने लगाया
इन्वेस्टमेंट मनी वो थोड़ी बढ़कर मुझे मिले या बढ़े, वो ये तो कभी नहीं चाहेगा ना कि नेगेटिव रिजल्ट हो। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी उसकी, सम पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। तो इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ प्रॉपरली अंडरटेकन, अगर इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपरली आप अंडरटेक करते हो, तो द रिटर्न विल बी कमेंजुरेट विद द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टर एज्यूम, मतलब जो रिटर्न होगा वो कमेंजुरेट होगा, रिस्क के साथ होगा, जो भी इन्वेस्टर के द्वारा एज्यूम किया गया होगा, जो भी उसने माना होगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है। 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, जो कि हैं रिटर्न, दूसरा है रिलेशनशिप ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, कि इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है रिस्क और रिटर्न का, होता ही है, आपको पता ही होगा जनरली। टाइम फैक्टर क्या है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्न क्या है, सिंपल सी बात है कि आपने इन्वेस्ट करी मनी, है ना, अपनी कहीं भी फाइनेंशियल एसेट्स को बाय किया, तो आपने किस सोच के किया, क्या सोच के किया, रिटर्न सोच के किया कि हाँ मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा इसके बदले में। ऑल राइट, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सा है। रिस्क एंड रिटर्न के बीच में क्या रिलेशन है ये पढ़ते हैं हम। तो रिस्क एंड रिटर्न आर इनसेपरेबल, ये अलग अलग नहीं है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये इनका रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा। To ignore risk and only expect return is an outdated approach to investment. रिस्क को इग्नोर कर रहे हो आप और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ रिटर्न ही मिलेगा, ये एक आउटडेटेड अप्रोच हो चुकी है, ये ये एक आउटडेटेड अप्रोच हो चुकी है। कहने का ये मतलब है, अगर आप भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप भी यही सोच के करोगे ना कि हाँ मुझे रिटर्न मिलेगा, आप रिस्क नहीं सोचते। लेकिन आपको रिस्क का सोचना ही पड़ेगा, भले ही आप म्यूचुअल फंड में ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे भी रिस्क होता है। तो आपको दोनों ही सोच के चलना है कि हाँ रिस्क भी है और रिटर्न भी है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मस्ट बी कंसीडर्ड इन बोथ एस्पेक्ट, आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को दोनों एस्पेक्ट में कंसीडर करके चलते हो, रिस्क भी मान के चलते हो और रिटर्न को भी देख के चलते हो। इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है, हायर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। बट सीकिंग एक्सेसिव रिस्क डजेंट इंश्योर एक्सेसिव रिटर्न, लेकिन आप हद से ज़्यादा अगर रिस्क ले रहे हो तो आप हद से ज़्यादा रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना। एट अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न ईच सिक्योरिटी हैज़ अ डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क। तो एक गिवन लेवल पर रिटर्न के हर सिक्योरिटी को एक डिग्री होती है रिस्क की। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न हैज़ बीन डिस्कस अंडर अ सेपरेट चैप्टर। हाँ, तो मैं आपको बता दूं इसका एक सेपरेट चैप्टर भी बना हुआ है, उसमें हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, राइट, अपनी नॉलेज के लिए। टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम में क्या इन्वॉल्व होता है, टाइमिंग इन्वॉल्व होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन दी मार्केट, भाई टाइम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इट में ऑल्सो कंसिडर द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक इन्वेस्टर सोच के चलेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या मुझे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो एज इन्वेस्टमेंट आर एग्जामिन्ड ओवर द टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न आर मेजर्ड। कि जब आप इन्वेस्टमेंट को आप एग्जामिन करते हो, आपने पहले एक शेयर परचेज करा, आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम इस सिक्योरिटी में इस शेयर को खरीद रहे हो, तो आपको क्या पता कि ये शेयर कैसा है, मतलब, है ना। तो इसके बारे में आपको टाइम के साथ पता चलता है। मैंने भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे पता लगा था कि हाँ ये वाला जो म्यूचुअल फंड है इसमें रिटर्न मिलता ही मिलता है या फिर इसमें थोड़ा लॉस होता ही रहता है। तो मुझे ना टाइम के साथ पता लगा। तो जब आप भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको भी टाइम के साथ पता लगेगा कि ये शेयर किस टाइप का है, ये कब कब ये फ़ायदा पहुंचाता है, कब ये नुकसान पहुंचाता है, आपको पता लगता है टाइम पीरियड के साथ। फिर आप आप सोचते हो कि हाँ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ या फिर अपने वापस कर लूँ। तो टाइम पीरियड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स एनालिस्ट हमसे मतलब वो ये सोचते हैं, सम प्रोफेशनल एनालिस्ट क्या थिंक करते हैं कि 3 ईयर पीरियड्स आर द बेस्ट टू एनालाइज स्टॉक। कि 3 साल का जो पीरियड होता है, आप 3 साल में ही एक स्टॉक को ढंग से एनालाइज कर सकते हो।
आपको पता लग जाता है उस स्टॉक के बारे में 3 साल के टाइम में। एंड बॉन्ड्स, ठीक है, तो इट इज़ लॉन्ग इनफ टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एंड मार्केट साइकिल ऑन सिक्योरिटी। तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। Such a period is also right to achieve economic result from a new product, new development and new ideas. तो as the time moves on, analyst believe, अब time जो है move on कर चुका है, आगे बढ़ चुका है ना, तो analyst ये भी believe करते हैं कि condition change होती है। Investor revaluate करते हैं अपने expected return को, वो ज़्यादा चाहते हैं या मतलब revaluate करते हैं अपने return को, ठीक है, अपनी एक एक इन्वेस्टमेंट से। नाउ अब हम बात करेंगे इसके नेचर फीचर की, है ना, फीचर और नेचर एक ही होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बात करेंगे। नंबर 1 हमें गिवन है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है? द इन्वेस्टर इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, एक जो इन्वेस्टर है अगर उसको अपना इंश्योर करना है सेफ्टी, should carefully review the economic and industry trend before selecting the types of investment। कि अगर उसको अपनी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल को इंश्योर करना है तो उसको ध्यानपूर्वक केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा इकोनॉमिक और इंडस्ट्री ट्रेंड को, कि इकोनॉमी किस ट्रेंड, क्या ट्रेंड है इकोनॉमी में, इंडस्ट्री कौन सी ट्रेंड में जा रही है, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में ज़्यादा आपका एक इन्वेस्टर का फ़ायदा है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का टाइप चूज़ करने से पहले सारा रिव्यू करना पड़ेगा अगर आपको अपनी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल को इंश्योर करना है। तो एरर्स आर अनअवॉइडेबल, आप जानते हो कि जो भी एरर्स होते हैं आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। वंस देयरफॉर द इन्वेस्टर शुड कंसीडर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। एक बार जब आपने अपनी एसेट्स को डाइवर्सिफिकेशन कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर आपके जो एरर्स हैं वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके चल रहे हो, जो भी आपने इंडस्ट्री के साथ कमिटमेंट किया, मैनेजमेंट के द्वारा किया या फाइनेंशियल टाइप के द्वारा किया या मैच्योरिटी के द्वारा किया, तो इसमें ये सब कुछ मिक्स होता है डाइवर्सिफिकेशन में। तो अ प्रॉपर कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज फैक्टर वुड रिड्यूस लॉसेस। तो अगर आप इनका एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करते हो इन फैक्टर्स का, तो आपके लॉस को आप कम कर सकते हो। नाउ अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी विल बी एंश्योर्ड इफ द इन्वेस्टर बाय अ प्रपोर्शन ऑफ रेडिली सेलेबल सिक्योरिटीज आउट ऑफ हिज टोटल पोर्टफोलियो। लिक्विडिटी ये इंश्योर करती है कि यदि एक इन्वेस्टर बाय करता है यानी कि खरीदता है एक प्रपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन में खरीदता है जो भी रेडिली सेलेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में से, तो लिक्विडिटी इस चीज़ को इंश्योर करता है। और वो जो इन्वेस्टर होता है ही मे देयरफॉर कीप अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कैश। आप जानते हो एक इन्वेस्टर अपने पास एक कुछ भाग कैश का भी रखेगा, कुछ हिस्सा कैश का भी रखेगा, कुछ फिक्स डिपॉजिट भी रखेगा, है ना। तो विच कैन बी मेड इमीडिएटली लिक्विड, जिसको आप लिक्विड कर सकते हो, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी क्या होती है? लिक्विड यूनिट होती है। बिकॉज एवरी इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ मिनिमम लिक्विडिटी इन हिज इन्वेस्टमेंट टू मीट एमरजेंसी। अब आप भी इमरजेंसी में अपने घर में कुछ कैश रखते हो, राइट, तो इसलिए इन्वेस्टर भी रखता है। तो हर इन्वेस्टर को ज़रूरी है कुछ मिनिमम लिक्विडिटी रखना। लीगलिटी की बात करते हैं। लीगलिटी हमसे क्या बोलती है? ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय लॉ। सभी इन्वेस्टमेंट जो है वो कानून के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। लॉ रिलेटिंग टू एस्टेट्स, ट्रस्ट, माइनर्स, शेयर्स एंड इंश्योरेंस शुड बी स्टडी। जो भी कानून एस्टेट से रिलेटेड हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड हैं, जो हमारे माइनर्स हैं या ना नाबालिग, उनसे रिलेटेड है, शेयर्स, इंश्योरेंस, इन सब आपको स्टडी करना पड़ेगा अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो। इलीगल सिक्योरिटीज़ विल ब्रिंग आउट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द इन्वेस्टर। अगर आप एक इलीगल सिक्योरिटी में, जो कि कानून के द्वारा मान्य ही नहीं है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है एक इन्वेस्टर को। तो इन ऑर्डर टू मेक द इन्वेस्टमेंट लीगल एंड सेफ, इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट।
कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लीगल और सेफ रखना है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हो, LIC के द्वारा इशू की गई हो, यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI के द्वारा इशू की गई हो, या जो भी सेविंग सर्टिफिकेट है इन गवर्नमेंट के द्वारा उनके द्वारा इशू करी गई हो, तो उन्हीं में इन्वेस्टर को सिक्योरिटी इन्वेस्ट करना चाहिए। बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की। तो इन्वेस्टर्स नीड रेगुलरिटी ऑफ इनकम। इन्वेस्टर को क्या ज़रूरत है कि उसकी जो भी इनकम हो रही है वो रेगुलर हो और एक कंसिस्टेंट रेट पर हो, ताकि उसकी इनकम में स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए। नॉट ओनली स्टेबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी दैट इनकम इज सफिशिएंट आफ्टर टैक्सेस। ये नहीं कि स्टेबिलिटी ही काफ़ी नहीं होती, ये भी देखना है कि टैक्सेस के बाद आपकी इनकम पर्याप्त है भी या नहीं, जो आपको, क्योंकि टैक्स भी पे करना होता है ना एक इन्वेस्टर को, तो इनकम सफिशिएंट है या नहीं ये भी आपको इंश्योर करना, मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। टेंजिबिलिटी की बात करें 5th पॉइंट की, सम इन्वेस्टर प्रेफर टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर वेल्थ इन्वेस्टेड इन टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी। टेंजिबल एसेट्स वही होते हैं ना जिनको आप छू सकते हो, है ना। तो कुछ इन्वेस्टर यही प्रेफर करते हैं कि वो अपनी दौलत का, अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारी मशीनरी हो गई, हमारी लैंड हो गई, राइट। तो इट मे बी कंसीडर्ड, ये माना जाता है, ये समझा जाता है दैट टेंजिबल प्रॉपर्टी डजेंट यील्ड एनी इनकम अपार्ट फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब वो ये समझा जाता है कि जो ये हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है ना, ये कोई इनकम यील्ड तो नहीं करती अपार्ट फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने एक प्रॉपर्टी पसेस करी है, मतलब प्रॉपर्टी में आपने पैसा लगाया, बस और कुछ नहीं है। ट्रेडेबिलिटी की बात करें, द लिक्विडिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी। जो इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, सिक्योरिटी की ट्रेडेबिलिटी पर, कि वो जो सिक्योरिटी है उसका ट्रेड कैसा चल रहा है, उसकी ट्रेड एबिलिटी क्या है, व्यापारिक क्षमता क्या है। तो शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब आप जानते हो ये जो शेयर्स होते हैं हमारे, डिबेंचर, इनको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, है ना, मतलब एक बाइंग सेलिंग होती रहती है। तो द असेट्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड लाइक बैंक डिपॉजिट। अब कुछ ऐसी भी असेट्स होती हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बैंक डिपॉजिट बोला गया है यहाँ पर, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पेंशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सिक्योरिटीज़ में कंसीडर नहीं की जाती, ये आपकी सिक्योरिटीज़ नहीं होती। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी फिर ट्रेडेबिलिटी नहीं होगी ना, मतलब उनका ट्रेड कैसे होगा, इन सिक्योरिटीज़ का ट्रेड तो नहीं हो सकता। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर हैं, इनका ट्रेड नहीं हो सकता, भले ही आपकी ये इन्वेस्टमेंट है ना। समझ गए? आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जिन सिक्योरिटीज़ को आप ट्रेड कर सकते हो, जिनका, है ना, वो ट्रेडेबिलिटी में आएगा। इनका आप ट्रेड नहीं कर सकते, पेंशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनका आप, क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। रिटर्न की बात करें तो द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिटर्न टू बी रिसीव्ड, कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का साइज़ होगा वही तो, उसी पे ही तो डिपेंड करेगा ना आपका रिटर्न। लाइक अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 लाख अमाउंट जितना रिटर्न मिले, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो 10,000 इन्वेस्ट करा तो उसी साइज़ के पर डिपेंड करेगा ना आपका रिटर्न, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। तो लार्जर द रिटर्न ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतनी ज़्यादा ही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो रिटर्न में भी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट। रिटर्न कैसा हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।